गॉडसे जी भी देश हित में इतने बड़े भक्त हुए हैं, लेकिन उनके बलिदान को भी ऐसे साधारण नहीं समझा जाए। इसका पहला आतंकवादी अगर कोई है तो गॉडसे है। आप उसको सम्मान का पात्र कहते हैं, ये मानसिकता है आपकी? वो कभी सम्मान का पात्र नहीं हो सकता। गॉडसे एक हत्यारा है, गांधी जी का हत्यारा है। मैं प्रीत जहाँ की रीत सदा मैं गीत वहाँ के गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। आदाब, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। यूपी पोल खोल में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी के सेपनी निवासी और भारतीय जनता पार्टी का जगह जगह प्रचार और प्रसार करने वाले वशिष्ठ जी का, जिनसे हम 2022 को लेकर चुनावों पर चर्चा करेंगे और भी उनसे कुछ इस तरीके की बात की जाएंगे जिस तरीके से देश में माहौल खराब किया जा रहा है। सर, आपका स्वागत है। जय श्री राम, भारत माता की जय। महोदय, सबसे पहले मेरा सवाल ये रहेगा कि 2022 को लेकर आपकी तैयारी कैसी है? ये सारा देश जानता है कि भारतीय जनता पार्टी की जो तैयारी होती है वह तैयारी तो हो चुकी है। जनता अपना मन बना चुकी है और 2022 में 300 से पार इस बार हम सीटें लेकर के आएंगे। ये जनता ने अपना मन बना लिया है। उस स्तर की सारी तैयारियां चल रही हैं। संगठन भी अपनी प्रकार से लगा हुआ है और हम इस बार 2022 उत्तर प्रदेश में पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाना चाहते हैं और बनेगी। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं भी कह रहा हूँ, मेरे साथ में जो उत्तर प्रदेश की जनता है वह जनता इस बात को कह चुकी है और अब भी कह रही है लगातार कि हम 2022 में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को दोबारा मुख्यमंत्री बनाएंगे। मतलब सर, ऐसा आप किस वजह से सोच रहे हैं? मतलब 2022 में दोबारा सत्ता का जो अनुमान लगा रहे हैं और लोगों का आरोप है कि 2017 से लेकर 22 तक कोई उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने कोई भी ऐसा काम न किया, यहाँ तक कि गड्ढे जो हैं वो भी पूरी तरीके से अभी भरे लगे हैं। देखो, जनता ये जानती है कि पूर्व की सरकारों में, उन सरकारों में भय व्याप्त था, चारों तरफ तांडव था, चोरियां होना, डकैती होना आम बात थी। रास्ते से कोई व्यापारी जाते थे, रास्ते में लूट लिए जाते थे। बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती थीं जिन घटनाओं को लेकर के सामाजिक में भय व्याप्त हो गया सरकार का। इस कारण योगी जी ने आज पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने को तैयार है। 4.5 साल हम लोगों को व्यतीत हो गए। इस साल में उत्तर प्रदेश भयमुक्त हुआ है। इन वर्षों में उत्तर प्रदेश का व्यापारी सक्षम हुआ है। इन 4.5 सालों में सरकार ने किसानों के लिए अनेक योजनाएं दी। जो माहौल चल रहा है देश का, ये 2022 को देख के चल रहा है। जैसे कि अभी 17 से लेकर 19 तक धर्म संसद एक कार्यक्रम होता है हरिद्वार में, उसमें एक अल्पसंख्यक बिरादरी को टारगेट किया जाता है। और यहाँ पे जो आपकी पार्टी की, भारतीय जनता पार्टी के जो दिल्ली के उपाध्यक्ष थे, वो भी वो धर्म संसद में शामिल होते हैं। क्या उसके गौर से सुनिए। जो राष्ट्रद्रोह है, जो अपने देश हित के लिए कार्य नहीं करेगा, जो देश से गद्दारी करेगा, जो देश हित में कार्य नहीं करेगा, उसको दंड दिया जाएगा, उसको देशद्रोही कहा जाएगा। ये नहीं कहा विशेष वर्ग के लिए, कोई भी हो सकता है। वो 40 करोड़ आबादी का यहाँ पर जिक्र हुआ, तो 40 करोड़ जो आबादी है वो तो अल्पसंख्यक समुदाय की है। नहीं, आबादी का विषय नहीं, आबादी का कोई विषय ही नहीं। जो अपराधी किस्म के लोग हैं, जिनको देश हितों में जो गद्दारियां करते आ रहे हैं, जिनका ऐसा मन बन गया है। आपने अभी देखा पूर्व में क्या हुआ, क्रिकेट हुआ और क्रिकेट में क्या परिणाम मिला उत्तर प्रदेश के अंदर। जब ऐसे लोग पाकिस्तान और जो देश की नजर आप देख रहे हैं, क्या है उनकी नियत? कि राष्ट्र के लिए कहीं हानि हुई है, कि राष्ट्र का सम्मान कहीं गिर रहा है और आप उस पर जश्न मना रहे हैं। ये कहाँ की मानसिकता है? ये क्या दर्शाती है? तो ऐसे जो लोग हैं, जो देश के प्रति जिनकी मानसिकता विचारधारा ठीक नहीं, वे देश के गद्दार हैं। ऐसे गद्दारों को, ऐसे अपराधियों को किसी भी किस्म में बख्शा नहीं जाएगा। उनको सजा मिलेगी। लोगों को जो कहना है, अपने अपने विचार हैं, लोग कहते हैं।
लेकिन हम देश हित में और राष्ट्र हित में हम लोग काम करते हैं, हमारी सरकार काम करती है। जो अपराधियों को छोड़ा नहीं जाएगा, विशेष समुदाय का कोई वर्ग विशेष का कोई कारण नहीं। जिस बिरादरी का होगा, जिस समाज का होगा, उसके लिए उसी प्रकार का दंड दिया जाएगा। जो अपराधी है वो गद्दार है तो गद्दार रहेगा। छत्तीसगढ़ में एक कालीचरण नाम के महात्मा है, वो महात्मा गांधी मुर्दाबाद और गोडसे जी जिंदाबाद, उसमें कोई प्रतिक्रिया आपकी? देखो, सब जानते हैं, सबको पता है और सबका अपना अपना बलिदान रहा है देश हित में। तो हम भारतीय जनता पार्टी गांधी जी का भी सम्मान करती आई है, उनको भी राष्ट्रपिता माना है, सारा देश मानता है और हम भी मानते हैं। गोडसे जी भी देश हित में इतने बड़े भक्त हुए हैं, लेकिन उनके बलिदान को भी ऐसे साधारण नहीं समझा जाए। कहीं ना कहीं कोई ना कोई कारण रहता है, रहा होगा, लेकिन हमारे लिए दोनों पूजनीय हैं और दोनों पूजनीय रहेंगे। सेपनी की सियासत, रामपुर के सेपनी के यहाँ पर जो सेपनी की सियासत चल रही है, तो यहाँ पे हमारे जो वरिष्ठ जो हमारे पास मौजूद है, क्या वो भी यहाँ पर नगर पंचायत के इलेक्शन में उम्मीदवार के तौर पे है पार्टी पर? अभी इलेक्शन का कोई विषय नहीं है, अभी हम विधानसभा के चुनाव में लगे हैं और हमारा पहला हित और पहला समर्पण ये है कि उत्तर प्रदेश के अंदर किन प्रकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार हम बनाएंगे, उसमें लगे हैं। सरकार हमारी बनेगी, कार्यकर्ताओं में हम सभी लोग मिलकर के उसकी तैयारी में लगे। नगर पंचायत का चुनाव है, जब समय आएगा तब देखा जाएगा। अभी किसी भी पार्टी ने अपनी कोई तैयारी की हो, मैं उसके विषय में नहीं कह सकता, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अभी कोई ऐसा विषय नहीं है। लेकिन जो निर्णय होगा वह सर्वमान्य होगा, जैसा भी संगठन निर्णय करेगा, पार्टी निर्णय करेगी। सर, एक समुदाय के विशेष के चुनिंदा लोग जो इस टाइम मतलब एक बहर इनके अंदर है कि हम गलत कुछ बोले या फिर गलत कुछ ऐसा होता है कि कुछ लोग टारगेट भी करते हैं, तो एक अल्पसंख्यक समुदाय के लिए आपको इनके हित के लिए आपकी तरफ से कोई ऐसा ट्वीट या ऐसा कोई वक्तव्य जिससे वो महसूस करें कि भारतीय जनता पार्टी ही हमारी अपनी पार्टी है? अपने यहाँ पर एक बुनकर विभाग है और हमारे यहाँ से बुनकर विभागों के यहाँ से अपने यहाँ से सबको लोन दिया गया है। ये बुनकर जो कर्मचारी हैं, इनके यहाँ दड़ी आदि बनती हैं, कारोबारी हैं, ये सब विशेषकर एक समुदाय से आते हैं। इन सभी लोगों ने सरकार की योजनाओं का लाभ लिया है और इन्होंने महसूस किया है कि सरकार किसी के साथ अन्याय नहीं कर रही है और नहीं करेगी, नहीं हमारी ऐसी विचारधारा है। हमारे सेपनी के अनेकों लोगों ने ऋण लिया है, जो हमारी सरकार की योजना है। बुनकरों को हमने ऋण दिया है, उनको ये महसूस हुआ है कि हम क्या थे और आज सरकार ने हमें क्या बना दिया, उनके कार्य हुए हैं। तो जो गरीब है और जो देश हित के लिए कार्य करता है, ये योजना सभी के लिए सरकार ने दी है और इनका सबने महसूस किया है। इसलिए किसी प्रकार कोई भय व्यात नहीं है। कहीं पर है तो कहीं ना कहीं कारण रहा होगा, और आपको कहीं कोई लगता है तो मुझे एक घटना बताएं कि कहाँ पर एक समुदाय के ऊपर अत्याचार किया गया। एक घटना उत्तर प्रदेश के अंदर बताएं। कितनी घटनाएं होती थी, मुजफ्फरनगर देखिएगा, अनेक हिंसक कितने दंगे हुए थे। उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी की सरकार रही, कितने दंगे हुए। 4.5 साल भारतीय जनता पार्टी सरकार चला चुकी है। एक दंगा आप बता दीजिए कहीं पर, कोई भी किसी प्रकार की छोटी मोटी घटनाएं होती रहती हुई, परंतु एक घटना ऐसी बता दो किसी एक समुदाय विशेष वर्ग के लिए कोई परेशानी हुई हो। जो योजनाएं मिली हैं, जो सरकार का लाभ मिला है, सभी समाज ने लिया है और सभी को उसी प्रकार से दिया जा रहा है। कोई विशेष वर्ग का सवाल है। समाजवाद की जो भी सरकार रही है, या बहुजन समाज की रही हो या समाजवाद की या कांग्रेस की, उस सरकार में सारे ही मतलब एक सिस्टम को, सारे लोगों को एक से लेके चले हैं। वो लोग बकौल पब्लिक वो एक से लेके चले हैं। लेकिन यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी में जब सरकार आ रही है, इस तरह जो आपकी देश की सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, मतलब आपकी क्या सबकी सरकार है, तो यहाँ पर एक टारगेट किया जा रहा है, बोले कि अगर मैं जो देशद्रोही है, और अगर यहाँ पर समाजवाद की सरकार रहती है या बसपा की सरकार रहती है, वहाँ पर करा जा रहा है कि बहुसंख्यक समाज को ठगा जा रहा है, बहुसंख्यक समाज के ऊपर हावी हो रहे हैं।
तो ऐसे कौन सा संदेश है साहब? देखो, कहीं भी कोई किसी को नहीं सताया जा रहा है, बार बार मैं कह रहा हूँ। उत्तर प्रदेश के अंदर अब आप चुनाव की दृष्टि से इसको देख रहे हैं, तो जातिगत समीकरण कहीं ना कहीं हर पार्टी अपने अपने लगाती है और अपना निर्णय लेती है। जो जिस वर्ग को पसंद करता हो, कोई मीठा पसंद करता है, कोई मीठा पसंद नहीं करता। उन लोगों को अपराधी पसंद हैं, गुंडों को उन्हें पालना है, माफियों को उन्हें पालना है, समाज में व्याप्त करना है, ऐसी उनकी मानसिकता रही है। तो जैसा पार्टी जो नेतृत्व करेगी तो उसको उन्हीं लोगों को लाभ होगा। इस समय जो लोग ऐसे रहे जिन्होंने अन्य सरकारों में चाहे देश का नुकसान हुआ, चाहे प्रदेश का नुकसान हुआ, चाहे पब्लिक का नुकसान हुआ, उनको खाली किया, उनके अंदर भय व्याप्त किया, ऐसे जो लोग हैं उनको इस सरकार में बख्शा नहीं गया, नहीं आगे बख्शा गया। समाज के लिए कोई ऐसा संदेश जिससे कि समाज महसूस करे, क्या हमारे जो गुरुजी हैं, जिससे कि उनके अंदर कोई भय मुक्त, मतलब भय से बिल्कुल हट जाए? क्या किस प्रकार का भय पूछना चाह रहे हैं? मतलब कोई ऐसा संदेश जिससे कि दोनों ही लोगों में शांति प्रदान हो। नहीं, भय बताइए ना, भय क्या है, क्या आप महसूस कर रहे हैं? मतलब परसों के जो संसद में जो हुआ था, धर्म संसद में, क्या वहाँ पे जो नारे लगे रहे थे, क्या नारे लगे? 40 करोड़ मेरे पास मोबाइल अगर हो तो दिखा दूं। अच्छा, अगर आप नहीं, मुझे पता है, बताइए। तो उसमें जो एक कहा जाता है वो 40 करोड़ लोग, इनके खिलाफ आप हथियार उठाओ, तलवारें उठाओ, तो यहाँ पर थोड़ा सा एक महसूस किया है। नहीं, जो गद्दार लोग हैं, हम पहले ही कह चुके हैं, जो गद्दार लोग हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा। 40 करोड़ की बात नहीं है। देश हित में अगर कहीं भी कितने करोड़ भी लोग आते हैं, लेकिन जो देश के साथ गद्दार हैं, जो गद्दारी कर रहे हैं, जो देश हित में कार्य नहीं कर रहे हैं, सरकार उन्हें किसी प्रकार से बख्शने वाली नहीं है। ये सभी लोग समझ लें। विशेष समुदाय का विषय नहीं है, कोई भी समुदाय का व्यक्ति, जो मैं पहले भी कह चुका हूँ कि किसी समुदाय के व्यक्ति से हमारा कोई लेना देना नहीं है। जो देश हित में कार्य नहीं कर रहा है, जो समाज में फैला रहा है, वह अपराधी है। तो जो अपराधी है उसके लिए कोर्ट की व्यवस्था बनी है। जिन लोगों को कोर्ट की व्यवस्था है, कोर्ट की व्यवस्था सबको मानना है। तो जितनी सजाएं हो रही हैं, जो सब कुछ हो रहा है, कोर्ट संविधान को भी मानना है। तो उन अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा, नहीं बख्शा जा रहा है। इस प्रकार से जनता, जो छोटा व्यक्ति है, जो मजदूर व्यक्ति है, जो किसान है, जो चाहता है कि मैं शाम को अपने घर थोड़ा कहीं लेट भी हो जाऊं तो समय से घर पहुंच जाऊं, रास्ते में कोई भय ना मिले, क्योंकि उन्हें भय व्याप्त 5 बजे दिन में लूट होना, चारों तरफ भय देखना, ये सब मिलना, उसको भय कहते हैं। इस सरकार का भय बताओ, विशेष समुदाय के प्रति कोई भय आप ऐसा स्पष्ट कर पाए कि उसका क्या भय? विशेष समुदाय आप मान रहे हैं दूसरे धर्म के लिए, हमारे यहाँ सारे धर्म बराबर है। हमारे लिए जो देश हित का व्यक्ति है, जो भारतवासी है, जो ये चाहता है देश के अंदर धन्यो भारतो देशी, धन्यो भारतीय संस्कृति, भारतीय जना धन्या, धन्यास्मकम परंपरा, जो देश की परंपरा है, ये भारत देश धन्य है, जिस देश में हम सब लोगों ने जन्म लिया। ये साधारण देश नहीं है। आपने भी देखा तालिबान के अंदर क्या हुआ। इतने सारे देश मुस्लिम देश कहलाए जाते हैं देश के अंदर, परंतु सभी ने वीजा कहाँ मांगने की प्रयास किया गया, भारत का वीजा हमें मिले। इसलिए देश का ही नहीं, विदेश का जितना मुस्लिम समुदाय व्यक्ति है, वह भी ये जानता है कि भारत के अंदर जो शांति है, ऐसी शांति किसी देश के अंदर नहीं है। उसको देखिए ना, ये सोच क्या है, छोटी सोच देखिए, और राष्ट्रीय लेवल की जो स्थिति चल रही है उसको आप देखिए। तो ये जो कहीं ना कहीं मानसिकता है कुछ लोगों की है, वो भय करने की ये कर रहे हैं। लेकिन हम देश के साथ हैं, जनता ये सब मन बन चुका है, मन अपना बन चुका, मन बना चुकी है, इसमें कोई इसका दोष नहीं है। सब अभी चंद दिनों से तो कुछ अशांति सी महसूस हो रही है। बहुत सारे मतलब वक्ता हैं, बहुत सारे लेखक हैं, बुद्धिजीवी हैं, यहाँ पर वो सवाल कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि हमारा देश एक वो है, क्या सवाल? मतलब यहाँ पर वो एक जिस तरीके का आप जो संसद में जो भाषण दिया गया, आप उसका सपोर्ट करते हैं? बार बार उसी भाषण को लेकर के क्या विषय, सब जानते हैं। कई बार भाषण का कई जगह प्रचार हो चुका, सारी बार उसको हम जवाब दे चुके हैं। भाषण का जो विषय है मैं बता रहा हूँ, उस विषय को आप गंभीरता से समझिए। और जो लोग समझ रहे हैं, कुछ लोग जान भी रहे हैं। आप देखिएगा भाषण के अंदर कोई विशेष ऐसी बात नहीं है। यही कहा गया जो देश के अंदर चाहे 40 करोड़ हो, चाहे 50 करोड़ हो, जो भी हैं, उनको सावधान होना चाहिए कि सभी लोग देश हित में लगे, देश हित में कार्य करें। सभी को वही सारी समस्याएं
सभी की समस्याओं का समाधान हो रहा है। आवास की योजना सभी को मिल रही है। ऐसा तो है नहीं केवल एक विशेष समुदाय के लिए आवास दिए जा रहे हैं। ऐसा तो है नहीं कि सरकार की जितनी योजनाएं हैं, गैस सिलेंडर की योजना ले लीजिएगा आप, और भी बहुत सारी योजनाएं सरकार चला रही है। सुमंगला योजना लीजिएगा आप, आशाओं को देखिएगा, इन सब लोगों को देखिएगा, हम उनके लिए घर तक पहुंचा रहे हैं, आंगनवाड़ी तक को देखिएगा। ये सब योजनाएं हैं, हम इन लोगों पर काम कर रहे हैं। हमें ये पता है, हम जनता का मन जानते हैं। जनता अपना निचले स्तर पर मन अपना बना चुकी है। तो ये जो भाषण है, ये भाषण है, इसमें मैंने आपको बता चुका, इसका कोई इतना लंबा विषय नहीं है। 2012-17 की सरकार में अखिलेश यादव का लैपटॉप बैटरी फोटो आ रहा था। वहाँ पर विपक्ष के लोगों ने, खासकर आपकी पार्टी के लोगों ने इसे मुद्दा बनाया। लेकिन आज तो नमक तक पे भी मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी का जो फोटो आ रहा है, लेकिन आज तो कोई ऐसा कुछ कहीं सुनने को न मिल रहा। देखो, जो देश का राजा होता है, तो देश का जो राजा होता है, वह राजा हमारे यहाँ, हमारे धर्म में के सभी धर्मों में जो देश का बादशाह होता है, वह बादशाह अल्लाह के समान, ईश्वर के समान माना जाता है। ऐसा नहीं, उसके द्वारा हम सबको सब कुछ प्राप्त हो रहा है, हमारी चिंता कर रहा है, हमारे लिए भयमुक्त समाज दे रहा है, सारी योजनाओं को हमें लाभ पहुंचा रहा है। तो तस्वीर का कोई इतना लंबा विषय नहीं है कि तस्वीर लगवा ली, अखिलेश जी लगवा ली, कोई इतना विषय नहीं है। अभी अन्न जा रहा है, सब कुछ जा रहा है, तो ये सब राजनीतिक वो सब विषय हैं, कोई इतना बड़ा विषय नहीं है। और ये सब बच्चा बच्चा जानता है। पहले कौन जानता था? कितने प्रधानमंत्री रहे, कितने मुख्यमंत्री रहे, कौन जानता था? आज योगी जी को, हमारे आदरणीय योगी जी को, हमारे आदरणीय देश के सचिव माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए कौन नहीं जानता? एक छोटा सा बच्चा भी जानता है कि हमारे देश का प्रधानमंत्री आदरणीय श्री मोदी जी हैं। ऐसा है ना सर, 20,000 करोड़ जो है आपके जो बजट पार्टी के जो पैसे थे, वो ज़्यादातर विज्ञापनों में गए। विज्ञापनों का जो सरकारी तंत्र पहले से चला आ रहा है, वो कर रहा है। इसमें कोई इतना बड़ा विषय ये नहीं है कि विज्ञापन में कौन से पैसा लगा। ना जो अभी जो एक्टिविस्ट थे समाज में, उन्होंने जो अपने मतलब कोर्ट को जो दिया है या फिर जो चल रहा है इस टाइम, इसमें ये आरोप लग रहा है, मैं न कह रहा हूँ, ये आरोप लोग, विपक्ष वाले लोग लगा रहे हैं कि यहाँ पर जो माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी हैं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हैं, इन्होंने इस तरीके का एक अपना पॉपुलैरिटी बढ़ाने के लिए हर ज़्यादातर जो मीडिया प्लेटफार्म है या फिर तो यहाँ पर विज्ञापन कुछ ज़्यादा बढ़ाएगा। विज्ञापन अब हर कार्यकर्ता का मन होता है। अब नगर में अनेकों कार्यक्रम होते हैं, राजनीतिक कार्यक्रम होते हैं, धार्मिक कार्यक्रम होते हैं, तो सभी का फ्लेक्स ही लगाना, फ्लेक्स बनाना, किसी का अपना अपना मन है। अब 1000 कार्यकर्ता है, 1000 कार्यकर्ता का मन है, मैं अपने अलग अलग फ्लेक्स ही लगाऊंगा, तो इसका कारण बजट से क्या लेना देना है? प्रत्येक कार्यकर्ता का मन है, वो लगा रहे हैं, इसमें बजट से कोई मतलब नहीं। सब बात जब चली रही तो आती है लोकल की सियासत पर। और लास्ट सवाल है जी कि यहाँ पे मेला 38 में भारतीय जनता पार्टी का जो उम्मीदवार होगा, जी जी, तो जो पूर्व जो विधायक हैं, जी जी, उन्हीं में भारतीय जनता पार्टी का अपना विधायक ढूंढनी है या कोई नया चेहरा होना चाहिए? सबसे पहला विषय तो यही है कि अभी तो वह पूर्व नहीं है, वर्तमान में है श्रीमती राजबाला जी, और उन्होंने पार्टी के स्तर से और अपने स्तर से भी 550 करोड़ का विकास इस 38 मिलक विधानसभा में किया है। और अभी तक वो हमारी विधायिका हैं। पार्टी का जो निर्णय होगा, संगठन का जो निर्णय होगा, वो सर्वमान्य होगा। जो पार्टी का निर्णय होगा वही सर्वमान्य होगा और वही जनता का मान होगा, क्योंकि जनता मन अपना मन बना चुकी है। इसलिए अभी हमारी विधायिका श्रीमती राजबाला जी हैं, और आगे जो भी निर्देश होगा, जो भी निर्णय होगा, वो सर्वमान्य है, ऐसा कोई विषय नहीं। ये तो भारतीय जनता पार्टी के विवेक वशिष्ठ, जो एक अच्छे वक्ता हैं और समाज में उच्च स्थान रखते हैं। यूपी पोल खोल न्यूज नेटवर्क परिवार इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता है, और हम आशा करते हैं कि इसी तरह गुरुजी हमारे बीच आते रहें, और जितना भी यहाँ पर तीखे जो सवाल है ये होते रहे। इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। जय हिंद। हमारे साथ जो अगले मेहमान हैं वो हैं समाजवादी पार्टी से डॉक्टर इलियास साहब। हम इनसे 2022 को लेकर और 38 मिलक विधानसभा के बारे में कुछ पूछेंगे। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी शुक्रिया। डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम अपना जो सवाल रहेगा
सवाल ये है कि 2022 में जो विधानसभा का इलेक्शन होगा, यहाँ पर खासकर सवात तहसील से आपकी क्या तैयारी है? देखिए, हमारी तैयारी ही सवात से नहीं पूरे उत्तर प्रदेश से है और इस बार उत्तर प्रदेश में 350 सीटें समाजवादी लाएगी और उसमें हमारी तैयारी नहीं, जनता की अपनी एक तैयारी है। जनता त्रस्त आ चुकी है भाजपा से। हालात देखिए, जिन मुद्दों पे भाजपा उत्तर प्रदेश में आई थी, क्या उनमें से कोई इनका जो इन्होंने मैनिफेस्टो था, क्या उसमें से उन्होंने पूरा किया है? किसानों की आय दुगनी करने का इन्होंने वादा किया था। किसान बदहाल होकर के 1 साल तक सड़कों पे, रोडों पे अपने बीवी बच्चों को छोड़ के, अपनी खेती किसानी छोड़कर वहाँ धरने देता रहा। और उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, उनको देखने के लिए तैयार नहीं। उनको खालिस्तानी कहा गया, उनको फंडिंग पाकिस्तान से बता दी गई, उनको चाइना का दोस्त बना दिया गया। अरे जो लोग अन्नदाता हैं, हमें अन्न देते हैं, उनके बारे में आप ऐसे अपशब्द बोलोगे? क्या भाजपा के पास कोई ऐसी मशीनरी है वो जिसको चाहे राष्ट्रद्रोही घोषित कर दे, जिसको चाहे खालिस्तानी घोषित कर दे, जिसको चाहे पाकिस्तानी घोषित कर दे? जब किसान त्रस्त हो गया और इनको लगने लगा कि हम उत्तर प्रदेश हमारे हाथ से जा चुका है, तब इन्होंने जाकर के वो 3 काले कानून वापस लिए। और अभी भी कृषि मंत्री का आपने बयान देखा होगा, पत्रकार साहब, कृषि मंत्री कहते हैं कि नहीं, अभी हम एक कदम पीछे हटे हैं और अगर हमारी सरकार बनती है तो फिर हम वापस आएंगे। ये ठगने के सिवा कुछ नहीं करते। जनता त्रस्त आ चुकी है, तैयारी जनता की है। क्या बेरोजगार परेशान नहीं है? क्या किसान परेशान नहीं है? आप मुझे बताइए। और एक बात मैं और आपसे कहूँ, अगर आप दिखा सकते हो, क्योंकि मीडिया पे जिस तरह की पाबंदी है, 2 तरह की पाबंदी है मीडिया पे, या तो ये खरीद लेते हैं या फिर उनको डराते हैं, धमकाते हैं। अगर आपका चैनल समाजवादियों की बात रख सकता हो तभी आप इंटरव्यू करें, क्योंकि समाजवादियों की आवाज़ को अखबार हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या जो चैनल यूट्यूब पे चल रहे हैं, उनको भी तरह तरह से धमकाया जाता है। अगर आपका चैनल दिखाने में सक्षम हो तभी आप मुझसे सवालात करें। अगला सवाल हमारा रहेगा कि यहाँ पर जो सेपनी की जो सियासत है, आप एक समाजवादी पार्टी के एक बड़ा नाम है आप, और समाजवादी पार्टी की जो सियासत सेपनी शाहबाद, यहाँ पर अभी चंद रोज पहले ही समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष साहब हैं, 2 मरतबा सेपनी में आ चुके हैं। तो यहाँ पर कुछ लोगों का एक उड़ता एक सियासत का वो है कि मतलब क्या हमारे यहाँ ना आए या उधर नहीं गए या हम वहाँ क्यों गए। देखिए, सेपनी का जो समाजवादी परिवार है वो पूरा परिवार एक है। ये विपक्ष के लोग हैं और ये वो लोग हैं जो कहीं ना कहीं भाजपा से टच हैं। सेपनी का जो भी परिवार है वो सब एक हैं। माननीय जिलाध्यक्ष जी जब आते हैं तो हमारे यहाँ भी जाते हैं, दूसरे लोगों को भी जाते हैं, वो भी हमारे भाई हैं। ये हमारे आपसी मतभेद हो सकते हैं, लेकिन पार्टी लाइन पे, पार्टी गाइडलाइन पे सब लोग एक हैं। और मैं आपको बता दूं कि इस बार रामपुर डिस्ट्रिक्ट से खाली 38 मिनट की बात मत करिए आप, 5 सीटें आली जनाब मोहम्मद आजम खां के नेतृत्व में, उनके आदेश पे हम 5 सीटें जीत के जाएंगे। आप बिल्कुल बेफिक्र रहें, 5 की 5 सीटें जीत के जाएंगे। कोई मतभेद नहीं है, सारे कार्यकर्ता एक साथ हैं और बिल्कुल हमारे आपसी मतभेद हो सकते हैं, लेकिन पार्टी के लिए सब लोग मेहनत कर रहे हैं, सब लोग एक हैं। ऐसी अफवाहें हैं, ये सब निराधार हैं, गलत हैं। वो भी पार्टी के मेन वर्कर हैं, पार्टी के लिए मेहनत करते हैं जिस तरह हम करते हैं। हमारे आपसी मतभेद हो सकते हैं, लेकिन पार्टी के लिए सब लोग एक हैं, सब लोग सम्मानित हैं, सब लोग मेहनत कर रहे हैं। ये कोई मायने नहीं रखता कि मेरे किसी से संबंध है या नहीं है, लेकिन पार्टी के नाते हमारे गहरे संबंध हैं और सब लोग मेहनत कर रहे हैं। ये बातें बिल्कुल निराधार हैं। गोडसे और महात्मा में क्या समानताएं हैं? देखिए, मैं आपको बता दूं, मलिक साहब, मुझसे पहले आप एक हमारे विवेक वशिष्ठ जी हैं, सेपनी निवासी हैं, आपने उनसे भी ये सवाल किया था। तो उन्होंने एक जवाब दिया था कि हम गोडसे का भी सम्मान करते हैं और गांधी का भी सम्मान करते हैं। आप ये बताइए, गांधी का हत्यारा, महात्मा गांधी का, जिनको हम राष्ट्रपिता कहते हैं, जिन्होंने संघर्ष किया, देश विदेश में उनकी प्रतिमाएं लगी हुई हैं, लोग उनकी मिसाल पेश करते हैं, गांधी का देश जाना जाता है, उसका हत्यारा, गांधी जी का हत्यारा गोडसे क्या सम्मान का पात्र हो सकता है? ये दोहरी नीति और ये दोहरे मापदंड भाजपा के अलावा कोई नहीं कर सकता। वो एक हत्यारा है। और सुनिए, एक बात मैं और बताऊं, देश का पहला आतंकवादी अगर कोई है तो गोडसे है। आप उसको सम्मान का पात्र कहते हैं? ये मानसिकता है आपकी? वो कभी सम्मान का पात्र नहीं हो सकता। गोडसे एक हत्यारा है, गांधी जी का हत्यारा है। हम समाजवाद लोग हैं। आप मुझे बताइए, जिन लोगों के, अभी आपने देखा होगा एक धर्म संसद के नाम से एक प्रोग्राम चलाया गया था, हरिद्वार में शायद चला था, वहां पर हत्याओं की बात की गई। एक
विशेष अल्पसंख्यक समुदाय के 40 करोड़ लोगों की हत्याओं की बात की गई। गोडसे के पुजारियों ने महात्मा गांधी को गाली दी। समाजवाद या अल्पसंख्यकों में से किसी एक व्यक्ति को आप उठा के दिखा दीजिए जिनने, हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं, आप दिखा दीजिए किसी एक व्यक्ति ने आज तक संविधान की प्रति जलाई हो या संविधान का अनादर किया हो। हम लोग देश किस चीज से चलता है? देश संविधान से चलता है। और जो लोग संविधान को नहीं मानते हो, जो लोग मनुस्मृति जिन्होंने निकाल ली हो, वो लोग समाजवाद की बात, उसकी बात करेंगे, एकता की। अरे भाजपा कोई नहीं होती है किसी को सर्टिफिकेट दे। क्या जो 40 करोड़ लोगों की मारने की बात करी जा रही थी, काटने की बात करी, क्या कितनी रूह परेशान होगी एपीजे अब्दुल कलाम की, मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब की, मोहम्मद अली जौहर साहब की, जिन्होंने अपना खून पसीना इस मुल्क के लिए लगा दिया। क्या आप उन लोगों की जो सल्तनत है, उन लोगों के जो रहने वाले लोग बचे, क्या आप उनको इस तरीके से टारगेट करेंगे? आप समाजवाद से हैं या आजमवाद से? देखिए, रामपुर है, आजमबाद से हैं। आजमबाद समाजवाद में कोई अंतर नहीं है, आप अंतर पैदा मत कीजिए। आली जनाब मोहम्मद आजम खान साहब ने पूरी जिंदगी समाजवाद एक पार्टी नहीं है, एक सोच है, और सोच ऐसी जो सबको साथ लेके चलने वाली है। और कौन नहीं चाहेगा, जो सबको साथ लेके चलेगा तभी तो देश की उन्नति होगी, तभी तो देश की तरक्की होगी। किसी एक तबके को छोड़ करके आप क्या देश तरक्की कर सकता है? आज हालात देखिए, देश के जीडीपी के हालात देखिए। भाजपा सिर्फ विज्ञापन जीवी है, वो लोगों को सिर्फ बहलाना बलगलाना जानती है। मतलब आप कौन से वादी हैं, आजमवादी हैं, समाजवादी हैं? मैं आपसे पहले भी बता चुका हूँ कि समाजवाद एक सोच है, आजमवादी और समाजवादी में आप अंतर पैदा मत कीजिए। आली जनाब ने जिस दिन से पार्टी बनी है, एक विचारधारा को साथ लेते हुए समाजवादी और आजमवादी एक ही है। तो मतलब अभी जो आजम खान साहब जब जेल में थे, तो उस तरीके किसी आजमवादी ने कोई धरना प्रदर्शन या जमीनी स्तर पर उनके लिए कोई संघर्ष नहीं किया? देखिए, पार्टी ने पूरी तरह से संघर्ष किया है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने पूरी जितनी शिद्दत से उनको काम किया है, वो परिवार अच्छी तरीके से जानता है। और जो परिवार आजमवादी परिवार है, उनका हमेशा से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का एहसानमंद रहेगा। अब बात आती है कि धरना प्रदर्शन की, ये तानाशाही वाली सरकार है। इन्होंने झूठे मुकदमे, जब आली जनाब मोहम्मद आजम खान, क्या आपको यकीन होता है कि एक सांसद, 7 बार के विधायक, मिनिस्टर, जिसके दामन पे कोई दाग ना, वो बकरी चोरी करेंगे? किताबों की चोरी लगाई गई एक इतने बड़े लीडर पे, जिसके कलम से कभी भी एक भी गलत काम ना हुआ हो। तो आम कार्यकर्ता का क्या हाल था? और जो लोग थे बचे हुए आजमवादी सिपाही थे, उनको सबको जेल में डाल दिया गया, प्रधानों को नहीं छोड़ा गया, यहाँ तक कि बीडीसी मेंबरों तक को परेशान किया गया। आजमवादी जो लोग थे, समाजवादी जो लोग थे, वो उनको पार्टी की गाइडलाइन पर सुरक्षित किया गया, क्योंकि ये लगातार झूठे मुकदमों में, एनआरसी को लेकर के, किसी और विषय को लेकर के, ये झूठे मुकदमों में फंसा कर जेल में डाल रहे थे। समाज में एक अफवाह समझो इसे, या ये दौर चल रहा है कि मतलब 2012 से लेकर 2017 तक जितने भी समाजवादी, खासकर आजमवादी जो लोग थे, उन्होंने सबसे ज़्यादा मतलब मिठाइयाँ खाई और सबसे ज़्यादा रबड़ी खाई। लेकिन जैसे ही आजम खान साहब पे ये इस तरह की मुसीबत आती है, तो वो हवाई होकर रामपुर से। देखिए, ये बड़े नेताओं की बात है, मैं एक अदना सा कार्य करता हूँ, लेकिन मैं ये इतना जानता हूँ कि जो लोग आली जनाब मोहम्मद आजम खान साहब से मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, वो जी जान से कल भी तैयार थे, आज भी तैयार है। और वही टीम आली जनाब मोहम्मद आजम खान साहब के एक एक जुल्म का बदला लेगी। बदले से मेरा मुराद किसी को मारना पीटना नहीं है, एक एक बदले का मतलब ये है कि पूरी 5 विधानसभाएं इंशाल्लाह हम जीत के जाएंगे। और ये सबसे बड़ा सबक भाजपा के लिए होगा, और सबसे बड़ा तोहफा आली जनाब मोहम्मद आजम खान साहब के लिए होगा। और मैं उन कार्यकर्ताओं से भी अपील करता हूँ जो हमारे समाजवादी हैं, कि इससे अच्छा मौका आली जनाब को गिफ्ट देने का नहीं है। सबसे बड़ी ताकत हमारे पास वोट है। आप लोग मेहनत करके जब लड़ाएंगे तो मंत्री जी के लिए बहुत बड़ा तोहफा होगा। रहा सवाल इस बात का कि कुछ बड़े नेताओं ने गड़बड़ की या नहीं की, तो इस पे मैं कोई जवाब नहीं दे सकता, क्योंकि मैं एक मामूली सा कार्य कि मंत्री जी के दिल में थोड़ी सी ठेस है। मेरे पास प्रूफ है, और मैंने भी यूपी पोल खोल में एक न्यूज़ भी चलाई थी कि फर्जी आजमवादी। और मेरे पास प्रूफ भी है कि 2 पूर्व जिलाध्यक्ष, मैं नाम यहाँ पे नहीं लूँगा, 2 पूर्व जिलाध्यक्ष मुरादाबाद महोदय एक बड़े अधिकारी के पास गए अपने थोड़े से केस नीचे कराने के लिए। मेरे पास प्रूफ है, फोटो वगैरह सब है। उसी के अकॉर्डिंग मैं आपसे ये सवाल पूछ लिया हूँ, और समय आने पे मैं एक ऐसी कवरेज भी दिखाऊंगा। तो यहाँ पर सर आपको गलत न लग रहा? देखिए, अगर ऐसा है, परिस्थितियां क्या रहीं
वो क्यों गए या नहीं गए, या आप कह रहे हैं कि आपके पास एविडेंस है, तो ये एक बड़े लीडर का, बड़े जो नेता हैं हमारे, वो ही इसका जवाब दे पाएंगे। मैं एक छोटा कार्यकर्ता हूँ और मैं इसमें आपके तथ्य क्या सत्य हैं या आपने क्या पाया, इसका जवाब आली जनाब मंत्री जी इंशाल्लाह बहुत जल्द बाहर आएंगे। अगर ऐसा कुछ है तो वो जाहिर सी बात है, उसको कोई ना कोई एक्शन लेंगे। जो पूर्व आजमवादी थे और आजमवादी मतलब आजम खान के बहुत करीबी लोग थे, लेकिन ये उनके दिल पे ठेस है, उन लोगों के दिल पे ठेस है कि मतलब जो रामपुर की एक यूनिट है, रामपुर की जो एक मतलब जो समाजवादी पार्टी का जो गुट है, वो ये नहीं चाहता कि वो लोग आजम खान के करीब ही आए। क्या आपको ऐसी कंडीशन लग रही है इस समय कि वो लोग भी, उन्हें भी पार्टी में लिया जाए और वो भी मेहनत करें समाजवाद पे? देखिए, इस वक्त हम बताएं आपको कि हाँ, मोहतरमा तंजीम फातिमा जी ने उन लोगों को माफ़ किया है जिन्होंने आली जनाब के बारे में अपशब्द भी कहे, क्योंकि वक्त की नज़ाकत ये है कि इस तानाशाही वाली गवर्नमेंट को, जो देश हित में नहीं, प्रदेश हित में नहीं, जनता के हित में नहीं, इसको हटाया जाए। तो देखिए, छोटे छोटे गिले शिकवे भुलाने पड़ेंगे और सबको साथ आना पड़ेगा, क्योंकि वक्त ऐसा है कि जो देश को अगर बचाना है, प्रदेश को बचाना है, नौजवान को नौकरी चाहिए, किसान का आय दुगनी कैसे हो, किसान को मुनाफा कैसे मिले, बेरोजगार लोगों को रोजगार कैसे मिले, देश में एकता अखंडता कैसे आए, उस सब के लिए छोटे छोटे मामले बुलाने पड़ेंगे। खान साहब, सवाल जब चली रहा तो हम मिला करते की बात भी करेंगे कि यहाँ पर जो हमारे 2012 से 17 तक जो समाजवादी पार्टी के विधायक थे विजय सिंह, तो वो आज भी 2022 में भी इस दौर में है कि उन्हें उम्मीदवार समाजवादी पार्टी घोषित करेगी। और एक तरफ राधेश्याम राय जो चंद रोज पहले ही आए हैं, और अनिल सागर हैं, पूर्व राज्य मंत्री हैं, देवराज सिंह हैं, वो भी इसी उसमें लगे पड़े हैं। तो आपको यहाँ पे कैसा लग रहा है, मतलब समाजवादी पार्टी किस तरीके से किसे आगे करे और यहाँ पर जो कि समाजवादी पार्टी का विधायक जीत जाए? देखिए, राधेश्याम राही जी हैं, पार्टी में आस्था रखी है, आए हैं पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। देवराज सिंह जी भी आए हैं, पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। विजय सिंह जी भी हैं, वो भी पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। ये एक समाजवादी परिवार है और इस परिवार में जिसको भी आली जनाब मोहम्मद आजम खान साहब, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, जिसका भी टिकट करेंगे, सब मिलकर उनको लड़ाएंगे। ये परिवार है, इसमें रहा सवाल टिकट का, दावेदारी का, मजबूती का, तो हम बहुत छोटे कार्यकर्ता हैं, हम इस बात पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकते, लेकिन जो आदेश भी पार्टी की तरफ से मिलेगा सब लोग उसको मिलकर लड़ाएंगे और समाजवादी यहाँ से इस बार 50,000 वोटों से मिनिमम जीत के जाएंगे इंशाल्लाह। यादव समाज के लोग, कहीं कहीं जगह मुस्लिम समाज के लोग भी पूर्व विधायक के कार्य से संतुष्ट ना है, उनका विरोध हो रहा है। जगह जगह कुछ वीडियो ऐसी मेरे पास भी है, 4-5 वीडियो जो वायरल हो रही हैं कि यहाँ पर अगर विजय इलेक्शन लड़ते हैं तो यहाँ पर समाजवादी पार्टी अब की बार फिर हारेगी। देखिए, ये एक प्रोपेगेंडा है। जो कुछ लोग, मैं किसी पर्टिकुलर किसी कास्ट के बारे में, किसी व्यक्ति विशेष के बारे में नहीं, लेकिन जिन लोगों ने भाजपा के साथ मिल करके मलाई लूटी है, जो लोग भाजपा में रहे हैं, वो लोग आज आपको अपने आप को समाजवादी कह करके इस तरह का एक प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। देखिए, जिले में जो वोट है वो आली जनाब मोहम्मद आजम खान साहब का है, चाहे वो विजय सिंह जी हों, चाहे वो राधेश्याम राय जी हों, चाहे वो देवराज सिंह जी हों, वो एक प्रत्याशी हैं, लेकिन यहाँ की जो आवाम है रामपुर डिस्ट्रिक्ट की, वो आली जनाब मोहम्मद आजम खान से मोहब्बत करती है, उनके नाम पर वोट करती है। जो भी उनका आदेश होगा सब लोग मिलकर लड़ाएंगे, जीत के जाएंगे। अब रहा सवाल इस बात का कि विजय सिंह जी, अब पूर्व विधायक जी को ले लीजिए, अब ठीक है, किसी का काम हुआ, किसी का नहीं हुआ, लेकिन एक भी आप मुझे एक ऐसी मिसाल बता दीजिए कि उनके ऊपर दलाली का कोई ठप्पा लगा हो, कोई सांप्रदायिक विशेष की कभी उन्होंने कोई बात की हो। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। जो भी मंत्री जी आदेश करेंगे सब लोग मिलकर लड़ाएंगे, समाजवादी यहाँ से जीत न उन पर ऐसा कोई आरोप न लगा, लेकिन कहीं भी अगर पुलिस से मामले हो जाते हैं कि विधायक जी ऐसा कोई मामला होगा तो सिपाही तक से वो निवेदन करते हैं, जैसे सर वो ऐसा वैसा। या देखिए, समाजवादी पार्टी जो है एक सभ्यता की पार्टी है, समाजवादी एक सिस्टम से चलने वाले लोग हैं। अब शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते हैं। आली जनाब मोहम्मद आजम खान साहब का जिला है, ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, इतना ही काफ़ी है कि आप आजमवादी हैं तो गलत काम आप कर ही नहीं सकते, गलत फ़ोन नहीं कर सकते। ये ऐसी बदतमीजियाँ हमारी पार्टी में नहीं होती कि किसी भी अधिकारी को या किसी सिपाही को हम जो है बदतमीजी से पेश आएँ या हमारा विधायक बदतमीजी से पेश आए। निवेदन बताया जाता है, कहा जाता है करने के लिए, इसमें कोई बुराई की बात नहीं है। अगर सभ्य है तो इससे अच्छी बात क्या है? सर, सियासत की जब बात चल रही है तो हम नगर पंचायत पे आते हैं सेठ में। यहाँ पर आप भारतीय जनता पार्टी को कितना मतलब नंबर देंगे
क्योंकि उन्हीं की सरकार में ही ये हुआ कि यहाँ पर नगर पंचायत का दर्जा मिला। देखिए, मैं आपको बता दूं, मेरे पास एविडेंस है, अगर आप चाहें तो मैं दिखा सकता हूँ। आली जनाब मोहम्मद आजम खां साहब से लेकर के एक मरहूम यहाँ पे हुआ करते थे डॉक्टर सराफत साहब, उनका भी उसमें लेटर पैड लगा हुआ है। हमारे हाथ के वहाँ उसमें सारी मोहरें, सारी सब कुछ लगा हुआ है। प्रस्ताव जो जितना भी गया था वो समाजवादी गवर्नमेंट में गया था। आली जनाब मोहम्मद आजम साहब ने इसको नगर पंचायत का दर्जा दिया था। लेकिन उसी वक्त कुछ समय बाद गवर्नमेंट चेंज होती है, तो इन 2-3 नगर पंचायतों, जो डिस्ट्रिक्ट रामपुर में एक देश भावना के तहत, एक मंत्री जी से जलन के तहत, इन लोगों ने उन 3 नगर पंचायतों को रोक दिया गया था, जबकि सारे काम पहले हो चुके हैं। अगर आपका चैनल चाहेगा तो मैं पूरे एविडेंस फाइल मेरे साथ है, किस किस कहाँ से लेटर होकर गए, कब का प्रस्ताव गया है, नक्शे से लेकर के मैं एवरी जितना भी कुछ है मैं आपको मुहैया करा सकता हूँ। पूर्व प्रधान कलीम खां साहब के प्रस्ताव गया हुआ था, उससे पहले एक प्रस्ताव और भी गया था जो मेहरली यहाँ के प्रधान हुआ करते थे, और लेकिन बाद में कलीम साहब ने इसका प्रस्ताव किया था। जितने लोग यहाँ के हैं उन सबके उसमें मेंबरों से लेकर के उन सबके अंगूठे हैं। मंत्री जी का पूरा लेटर पैड, अधिसूचना भी जारी हो चुकी थी, लेकिन भाजपा गवर्नमेंट ने आली जनाब मोहम्मद आजम खां साहब के जिले को देखते हुए एक द्वेष भावना से इनको रोक लगा दी थी, और अब आकर के इन्होंने इसको किया है। तो मैं नहीं कहूँगा कि ये भाजपा की देन है। अगर जो भाजपाई कहता हो वो मेरे पास आए, मैं उसको पूरे एविडेंस दूंगा, एक एविडेंस दूंगा। जब ये नगर पंचायत समाजवादी में बनी है, समाजवादियों की मेहनत से बनी है, विजय सिंह जी ने इसका प्रस्ताव भेजा था, क्योंकि विधायक की जरूरत होती है इसमें, और आली जनाब मोहम्मद आजम खां साहब नगर विकास मंत्री थे, उनके कर कमलों द्वारा ये बनाई गई थी। ये सब बेवजह के प्रोपेगेंडे हैं। आप जानते हो, ये जो किए कराए काम हैं उन पे फीता काटते हैं, दूसरों कामों का ये जो है उद्घाटन करते हैं। इसी तरह उसी एक कड़ी में ये सेफनी की नगर पंचायत भी है। जब जिक्र हो रहा है कलीम खां का जी, तो कलीम खां पे आते हैं कि सेपनी के एक मरतबा वो प्रधान रह चुके हैं, दोबारा उनकी वाइफ प्रधान रह चुकी है। तो लोगों को कहना है, आप इसे अपोजिट कह लो या फिर उनके विपक्ष वाले कहते हो, क्या उनकी प्रधानी में 3 लोग संभालते थे, जिसमें डॉक्टर इलियास, नौशाद अली और कलीम खां जी, और एक में नाम भूल गया, एक नाम और है। तो सर ये कितना सत्य है? देखिए, किसी भी प्रधानी हो या आपकी पार्टी का कोई वर्क हो, तो ये वर्करों से चलती है, और ये तो बड़ी अच्छी बात है कि वर्करों को इज्जत मिलती है। और रहा सवाल डॉक्टर इलियास का या किसी और थर्ड पर्सन का, तो ऐसा नहीं है। जनता चुनती है और जनता की प्रधानी चलती है। आपने देखा होगा सेफनी का विकास, देखिए आप, एक भी गली आपको खरंजा नहीं मिलेगा, टोटल सीसी हो चुके हैं, विकास हुआ है, और विकास के नाम पे दूसरी बार वोट मिला। और आगे सवाल ये रहा कि भाई पार्टी, क्योंकि अब नगर पंचायत हो गई है, पार्टी जिसको आदेश करेगी वो चुनाव लड़ेगा। इस बार आपकी तैयारी कैसी है? फिलहाल हम तैयारी, नगर पंचायत की कोई तैयारी नहीं है। सबसे पहले जरूरी है कि उत्तर प्रदेश से तानाशाही जिसने देश को बर्बाद कर दिया, इस सरकार को उखाड़ने की है। नगर पंचायत की कोई तैयारी नहीं है। सबसे पहले तैयारी है कि हम 5 की 5 सीटें जिता करके आली जनाबी मोहम्मद आजम साहब को तोहफा दें, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को तोहफा दें, और इस तानाशाही वाली गवर्नमेंट को, जिनने ना युवाओं को देखा है, ना किसानों को देखा है, और व्यापारियों की हालत क्या है। और हाँ, एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, अभी मुझसे पहले एक हमारे वक्ता बोल रहे थे जो भाजपा से थे, उनका कहना था कि उत्तर प्रदेश में अपराध कम हुए हैं। एनसीआरबी का डाटा मैं आपको बता दूं पत्रकार साहब, एनसीआरबी का डाटा कहता है कि साल 2020 में एनसीआरबी का डाटा 2 घंटे में, हर 2 घंटे में एक रेप का मामला उत्तर प्रदेश में आता है, और बच्चों के मामले में हर 90 मिनट में आता है। तो समाजवादी पार्टी में यही धरती नहीं, आप एनसीआरबी के आंकड़े उठाइए, क्राइम रिपोर्ट बताती है कि समाजवादी से ज्यादा क्राइम हुए। इनकी एक नीति है ठोको नीति, और ये ठोको नीति क्रिमिनलों के लिए नहीं है। तो साहब ये बात तो यहाँ पर सत्य माननी पड़ेगी कि योगी के आने से यहाँ पे जो अपराध हैं वो खत्म हुए हैं। मैं आपको एक बात बता दूं, डायल 100 कौन लेकर के आया था? तो वो पिछली सरकार नहीं, कौन लेकर के आया? तो मतलब जो समाज का जो पैसा, देखिए आज हालात ये हैं कि जो सबसे अच्छी व्यवस्था जो 100 डायल दी थी, जिसे हम कहते हैं 100 नंबर, सबसे अच्छी व्यवस्था अगर कहीं दी है किसी ने तो अखिलेश यादव जी ने दी थी, जिसका फायदा हम लोगों को इतना मिला है कि अपराध कम हुए हैं। एम्बुलेंस की व्यवस्था किसने दी? इन्होंने क्या किया है? आप मुझे काम बताइए, इनका इसमें बता दीजिए, जिले में बता दीजिए, हम लोग प्रदेश की बात नहीं कर रहे। नए जिला अध्यक्ष साहब आए हमारे वीरेंद्र गोयल जी, और मेरे ख्याल से जो मेरा मानना है, उन जैसा जिला अध्यक्ष जो सब एक इस उम्र में 71 साल की उम्र में जिस तरीके जमीनी स्तर पर वो मेहनत कर रहे हैं, जमीनी स्तर पर जिले का पूरी तरीके से भ्रमण कर रहे हैं, एक तरफ पर जो भी उन्हें फोन कर रहा, जो उन्हें बुला रहा, उसके पास वो जा रहे हैं, तो उनके लिए आपके 2 शब्द मतलब
किस तरीके के जिलाध्यक्ष माननीय आजम खान जी ने सही निर्णय लिया है या फिर ये चेंज होने चाहिए? देखिए, बात बड़ी है, मुझे नहीं कहनी चाहिए, लेकिन अब मेरी ये पर्सनल व्यक्तिगत राय है। मैं आपको बता दूं कि जो देहात क्षेत्र है, चाहे वो मिलक का देहात हो, बिलासपुर का हो, वो उनके आने से थोड़ा सा उसकी कनेक्टिविटी बढ़ी है। वो अपनी बात आसानी से उनको साथ रख सकता है। और जिलाध्यक्ष जी जो भी रहे हों, लेकिन ये मेहनत कर रहे हैं, वक्त भी है मेहनत का, और प्रयास ये है कि पांचों की पांचों सीटें जीत के जाएं और आली जनाब के आदेश पे वो जो है भ्रमण कर रहे हैं। ये थे हमारे साथ डॉक्टर इलियास खान, जो कि सेपनी के जाने माने समाज सेवी हैं और प्रधानी में भी इनका खूब अच्छा सही हिसाब चलता है। इनसे 2022 को लेकर हमारी बातें हुई, किस तरीके से इन्होंने 2022 को लेकर अपने समाजवाद की बातें बताई, और भी आगे भी इनसे ऐसी इंशाल्लाह गुफ्तगू करते रहेंगे। इसी के साथ हम विदा लेते हैं। जय हिंद, अल्लाह हाफिज। जय समाजवाद।